नमस्कार बच्चों। तो आज हम मिल चुके हैं और हम पढ़ रहे थे अपना जो अध्याय जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो था जीव जगत का वर्गीकरण। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज सारे बच्चे मुझे लग रहा है टाइम से ही आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही अपना रूटीन सेटअप करके रखिए। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर जीव जगत का वर्गीकरण और आपको याद है हमने कल अपना जगत यू बैक्टीरिया खत्म किया था। तो हमने जो कल क्या क्या किया था एक बार फटाफट रिकैप से बता देते हैं। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था यू बैक्टीरिया, है ना। यू बैक्टीरिया ये वास्तविक जीवाणु होते हैं। कैसे होते हैं? वास्तविक जीवाणु माने ट्रू बैक्टीरियाज। और यू बैक्टीरियाज जो हैं वो उनके बहुत सारे वर्ग होते हैं, समूह होते हैं, जिसमें से एक समूह था आपका साइनोबैक्टीरिया का। याद आया? साइनो जीवाणु। साइनो जीवाणु माने साइनोबैक्टीरिया, जिसका एक अन्य नाम भी था। वो अन्य नाम क्या था? वो अन्य नाम था BGA माने ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल, ठीक है। इसका अन्य नाम था नील हरित शैवाल। तो ये नील हरित शैवाल जो हैं ये पहले इनको पादप जगत में शैवालों में रखा गया था क्योंकि इसके अंदर पर्णहरित पाया जाता है, क्लोरोफिल ए। तो ऐसा लगा कि ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो पादप जगत में आने चाहिए, लेकिन RH विट्टेकर ने ही इनको अलग करके किस में डाल दिया था? मोनेरा में, क्योंकि ये वास्तव में जीवाणु होते हैं। और ये ऐसे जीवाणु हैं जो ऑक्सी प्रकाश संश्लेषण करते हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में इसमें से ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। जबकि बाकी सारे जो जीवाणु होते हैं जैसे बैंगनी जीवाणु, हरे सल्फर जीवाणु, उनमें क्या होता है? अनॉक्सी प्रकाश संश्लेषण होता है, क्योंकि वो अपचयी शक्ति के रूप में जल का उपयोग नहीं करते। क्योंकि वो जो बैंगनी, सल्फर और ये सब जीवाणु होते हैं ये अपचयिक शक्ति के रूप में H2S का उपयोग करते हैं। सल्फर बैक्टीरिया इनको कहा जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा ये साइनो जीवाणु। इसके उदाहरण मैं आपको बता देता हूं जो हमने पढ़े थे कल की क्लास में। इसके उदाहरण थे नॉस्टॉक, इसके उदाहरण थे एनाबीना, और तीसरा उदाहरण मैंने आपको लिखाया था ऑसिलेटोरिया। बेटा ऑसिलेशन का मतलब होता है ऐसे पेंडुलम की भांति, तो ये इसकी गति पानी में इसी प्रकार से होती है, इसलिए इसको ऑसिलेटोरिया कहते हैं। तो ये था आपका यू बैक्टीरिया। जो हमने दूसरा टॉपिक पढ़ा था कल की क्लास में वो था आपका माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी ज्ञात कोशिकाएं होती हैं और इनका दूसरा नाम होता है PPLO, प्लूरोनिमोनिया जैसे जीव। इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, इसलिए ये अपनी आकृति बदलते रहते हैं। इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? पादप जगत के जोकर्स भी कहते हैं, जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम। तो जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। और ये क्या करते हैं? बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकते हैं। वैसे तो ये ऑक्सी श्वसन करते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, लेकिन ऑक्सीजन ना मिले तब भी ये श्वसन कर पाते हैं। फिर आपके ये जो माइकोप्लाज्मा हैं ये बहुत सारे रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे जंतुओं में, गाय भैंस बकरियों में ये प्लूरोनिमोनिया उत्पन्न करते हैं और मनुष्य में माइकोप्लाज्मा यूरिथ्राइटिस, मतलब यूरेथ्रा जो मूत्र नलिका है उसमें संक्रमण करते हैं। और पादप में ये करते हैं बैंगन का लघु पर्णी रोग, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल और विचिस ब्रूम, ठीक है। तो इस प्रकार से ये माइकोप्लाज्मा है। तो कल की क्लास में फिर हमने पढ़े थे जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोगों की एक श्रृंखला मैंने आपके लिए बनाई थी, जैसे टाइफॉइड, साल्मोनेला टाइफी,
कॉलरा विब्रियो कॉलरी है ना, डिसेंट्री अतिसार शाइजेला डिसेंट्री, कुष्ठ रोग लेप्रोसी करता था माइकोबैक्टीरियम लेप्री, दिमागी बुखार मेनिंजाइटिस करता था निसीरिया मेनिंजाइटाइडिस, इन्फ्लुएंजा माने सामान्य सर्दी करता था हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, सिफिलिस ट्रिपोनीमा पैलिडम। इस प्रकार से एक रोगों की 16-17 रोगों की मैंने आपको एक टेबल बनाई थी और मैंने आपको कहा था कि 2-2 3-3 रोग हमें डेली याद करने हैं, मतलब ऐसे नहीं कि वो सारे आपको एक साथ याद करने हैं। अभी इस चैप्टर में आज टोटल लेक्चर 10 या 11 है, इस चैप्टर का आज 5वां लेक्चर है, तो जब तक ये चैप्टर खत्म हो आपके रोग भी याद हो जाने चाहिए। जैसे पादपों में हमने रोग पढ़े थे, एक था साइट्रस कैंकर जो संतरे में होता था, ज़ैंथोमोनास सेट्राई, ऐसे ही था क्राउन गॉल ट्यूमर सेब और नाशपाती में, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, गन्ने का रेड स्ट्राइप रोग स्यूडोमोनास रूब्रिलिनियंस, याद आ गया। तो 6 शायद पौधों के रोग लिखवाए थे और 16 या 17 मनुष्य और जंतुओं के रोग लिखवाए थे। तो ये था हमारा कल का रिकैप। होपफुली बताओ मुझे रिकैप करने से कुछ फ़ायदा होता है? रिकैप माने पिछली क्लास का वो कोई फ़ायदा होता है? जल्दी बोलिए फटाफट, जल्दी मुझे बताइए, क्विक। नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आज का जो क्लास शुरू करने जा रहे हैं वो है आज हम पढ़ेंगे जगत प्रोटिस्टा, जगत प्रोटिस्टा के सामान्य लक्षण। फिर प्रोटिस्टा के आज हम 4 पार्ट्स पढ़ेंगे, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स और अवंपक कवक। इसमें एक चीज़ रहेगी जिसको कहते हैं प्रोटोजोआ, वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आगे। सबसे पहले प्रोटिस्टा जगत। माने किंगडम प्रोटिस्टा। अब ये जो प्रोटिस्टा जगत के सदस्य हैं, अभी हम मोनेरा खत्म करके चुके हैं आर.एच. विटेकर के अनुसार, और कार्ल वूस के अनुसार हमने मोनेरा को 2 में डिवाइड कर दिया था, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, वो हम खत्म कर चुके हैं। तो ये जो प्रोटिस्टा जगत है इसमें जो जीव होते हैं वो कैसे होते हैं? सभी जीव होते हैं एक कोशिकीय व यूकैरियोटिक। एक कोशिकीय व यूकैरियोटिक। जबकि मोनेरा में कैसे थे, या आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया कहते थे, एक कोशिकीय तो थे लेकिन वो कैसे होते थे? प्रोकैरियोटिक। ठीक है। अब ये जो है इसके जो सदस्य हैं वो मुख्यतः कैसे होते हैं? जलीय होते हैं। तो अधिकांश सदस्य जलीय होते हैं। ठीक है। वैसे कुछ कुछ हैं जो स्थलीय होते हैं, लेकिन ज़्यादातर सदस्य कैसे होते हैं? जलीय होते हैं। बहुत कम होते हैं जो स्थलीय होते हैं। अब ये यूकैरियोटिक हैं तो इनके अंदर एक स्पष्ट केंद्रक पाया जाएगा, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, वो आपको पता है, और केंद्रिका झिल्ली भी पाई जाएंगी। और चलो एक चीज़ लिख देते हैं, स्पष्ट केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका युक्त केंद्रक उपस्थित। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग
पाए जाते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे के सारे पाए जाते हैं, लेकिन लगभग बहुत सारे पाए जाते हैं। अब कुछ प्रोटिस्ट होते हैं जिनमें ये गमनांग होते हैं चलने के लिए, तो गतिशीलता के लिए। अब कुछ होते हैं जिसमें कोई नहीं होते हैं, कुछ होते हैं जिसमें कूटपाद बनते हैं। मैं बताऊंगा धीरे धीरे। कूटपाद माने आभासी पाद, कूटपाद या कशाभिका या पक्षमाभिका होती हैं। तो कशाभिका को आप कहते हैं फ्लैजेला। ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये डायनोफ्लैजिलेट्स में होती हैं, यूग्लिना में होती हैं। वहीं पक्षमाभिकाएं पैरामीशियम में होती हैं। पक्षमाभिकाएं माने सीलिया। और प्रोटोजोआ अमीबा में क्या होता है? कूटपाद माने सूडोपोडिया, माने सूडोपोडिया। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। अब जनन की बात करें तो कुछ अलैंगिक जनन करते हैं, कुछ कायिक जनन करते हैं और कुछ लैंगिक जनन भी करते हैं। जनन विधियां हो सकती हैं कायिक जनन, दूसरी है अलैंगिक जनन और तीसरी है लैंगिक जनन। और लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? लैंगिक जनन होता है युग्मक संलयन के द्वारा, जिससे युग्मनज बनता है, जाइगोट, युग्मक संलयन द्वारा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है प्रोटिस्टा के लिए, वो ये है कि इस जगत की सीमाएं निर्धारित नहीं है। ये मैं स्टार बनाकर लिख रहा हूं, इस जगत की सीमाएं निर्धारित नहीं है, क्योंकि इसके कुछ जीव पौधों जैसे होते हैं, कुछ जंतु जैसे होते हैं और कुछ कवकों जैसे होते हैं। तो वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा इसके वर्गीकरण के द्वारा, जो अभी मैं आपको बता रहा हूं, वर्गीकरण। तो वर्गीकरण जो है वो इसका आधार क्या है? अन्य जगतों से समानताएं। तो अब हम यहां पर करने जा रहे हैं प्रोटिस्टा जगत का वर्गीकरण। तो यहां पर मैंने लिखा है प्रोटिस्टा जगत। अब ये जो प्रोटिस्टा जगत है वो 3 भागों में बांटा जाता है। वो कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले है पादप सम प्रोटिस्ट। तो मैं उसको हरे रंग से बना दे रहा हूं, पादपों जैसे, पादप सम प्रोटिस्ट माने होलोफाइटिक प्रोटिस्ट। ये पौधों के जैसे होते हैं, तो वो लिखने की अलग से जरूरत नहीं है, पादप सम का मतलब ही है ना बच्चों। और ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हैं
क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स, इन क्राइसोफाइट्स में कौन कौन आते हैं? इसमें आते हैं डाई एटम्स और सुनहरे शैवाल, गोल्डन एल्गी, जिनको हम कहते हैं डेस्मिड्स। कोई भी जगत पढ़ने के लिए उसका वर्गीकरण आपको ध्यान होना ज़रूरी है। दूसरे हैं जिसको कहते हैं डाइनो फ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स, और डाइनोफ्लैजिलेट्स के दो प्रमुख उदाहरण मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। एक है जिम्नोडीनियम, और दूसरे कौन से हैं? दूसरे हैं गोनियालॉक्स। वैसे तो मैं आपको और भी बता सकता हूँ, नॉक्टिलुका, सिरेटियम, लेकिन आपको अभी ज़रूरत नहीं है। फिर तीसरे हैं, इन्हें कहते हैं यूग्लिनॉइड्स। और यूग्लिनॉइड्स के उदाहरण कौन हैं? यूग्लिनॉइड्स के उदाहरण हैं यूग्लिना। ठीक है। अब दूसरे जो, एक तो पादप सम हो गया, तो पादप सम पर नंबर 1 लिख देते हैं। नंबर 2 है कवक जैसे, तो उनको हम कहते हैं मृतोपजीवी प्रोटिस्ट्स, माने सेप्रोबिक प्रोटिस्ट्स। और यहां पर मैं लिख ले रहा हूं कवक जैसे। और इनका एक ही वर्ग होता है जो है अवंपक कवक, माने स्लाइम मोल्ड्स। इसके उदाहरण है फाइजेरम, फाइजिरेला, फाइसेरम, फाइजिरेला, डिक्टोस्टीलियम। खैर इतना ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है। और जो तीसरे हैं वो है आपके जंतुसम, जंतुओं के जैसे। जंतुसम प्रोटिस्ट, माने होलोजोइक प्रोटिस्ट। ये जंतुओं के जैसे हैं और इसमें भी एक ही ग्रुप है और उस ग्रुप का नाम है प्रोटोजोआ। आपको पता है जब मैं 11वीं में था तो हम प्रोटोजोआ को जंतु जगत में पढ़ते थे। पहला फाइलम होता था प्रोटोजोआ, दूसरा पॉरीफेरा, और आप लोग कहां से शुरू करते हो? पॉरीफेरा से। ठीक है, प्रोटोजोआ। तो बेटा आज हम क्या क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स और अवंपक कवक। ये हम आज पढ़ेंगे और प्रोटोजोआ हम कल पढ़ेंगे। प्रोटोजोआ फिर 4 होते हैं, 4 उसमें अमीबीय प्रोटोजोअन्स,
कशाभिकीय प्रोटोजोअन्स, पक्षमाभिकीय प्रोटोजोअन्स और स्पोरोजोअन्स। तो उसका वर्गीकरण और प्रोटोजोआ हम कल पढ़ेंगे। तो आज हम क्या शुरू करने जा रहे हैं? हाँ बच्चों, डाउट्स? गरिमा पूछ रही है सर ये क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं? बेटा अभी हम उसी पर चल रहे हैं गरिमा, ठीक है। क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं आपका क्राइसोफाइट्स, ठीक है। तो क्राइसोफाइट्स अब क्राइसोफाइट्स में सबसे पहले क्या आता है? क्राइसोफाइट्स में आते हैं डाई एटम्स। इनमें डाई एटम्स व सुनहरे शैवाल, और इन सुनहरे शैवालों को आप कहते हो डेस्मिड्स, सम्मिलित रहते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसका, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादातर समुद्री होते हैं। तो मैं लिख रहा हूं समुद्री या स्वच्छ जलीय। कैसे रहते हैं? या तो समुद्री रहते हैं या स्वच्छ जलीय होते हैं। और इनमें चलने के लिए कशाभिकाएं क्या होती हैं? कशाभिकाएं होती हैं लेकिन सिर्फ जन्निक अवस्थाओं में। यह इंपॉर्टेंट है। कशाभिकाएं केवल जननिक अवस्थाओं में उपस्थित। अब बेटा जन्निक अवस्थाएं क्या हो सकती हैं? या तो हो सकते हैं युग्मक या हो सकते हैं बीजाणु, है ना। तो या तो इनके युग्मकों में होती हैं या इनके बीजाणुओं में होती हैं। फिलहाल वयस्कों में कशाभिकाएं नहीं होती। जब ये बड़े हो जाते हैं तो कशाभिकाएं नहीं होती। तो मैं यहां लिख देता हूं वयस्कों में कशाभिकाएं अनुपस्थित। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिर ये तैरेंगे कैसे? जहां जहां पानी बहेगा ये उसके साथ बहते जाएंगे, ठीक है। तो आप इसमें ऐसे लिख सकते हैं, ये बिना ऊर्जा खर्च किए जल में निष्क्रिय मतलब ऊर्जा ना लगानी पड़े। जैसे इधर पानी बह रहा है और मैं उसमें पड़ा हूं, मैं पानी के साथ बह जाऊंगा तो उसे कहते हैं निष्क्रिय। लेकिन पानी इधर से आ रहा है और मैं इधर तैर के जा रहा हूं तो मुझे ऊर्जा खर्च करनी पड़ रही है, तो इसको क्या कहते हैं? सक्रिय। तो निष्क्रिय माने पैसिव रूप से तैरते रहते हैं। अब समझ में आया एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंस होता है। अब इनकी जो
कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी हुई होती है? जल्दी बोलिए। इनकी कोशिका भित्ति सिलिका द्वारा निर्मित होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोशिका भित्ति सिलिका द्वारा निर्मित। मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं और मैं आपको यह भी बता रहा हूं कि इस कोशिका भित्ति को फ्रस्ट्यूल कहते हैं। वह फ्रस्ट्यूल कहलाती है। अब इसकी जो कोशिका भित्ति होती है ये लगभग अनश्वर होती है, उसको मतलब नष्ट नहीं हो सकती। तो मैं यहां लिख रहा हूं लगभग अनश्वर। अनश्वर का मतलब जो खराब नहीं होती है। तो इनडिस्ट्रक्टेबल। होती है। अब बेटा कोशिका भित्ति अनश्वर होती है, तो जब ये मरते हैं, तो यहां पर लिख रहा हूं स्टार बनाकर, जब ये अत्यधिक संख्या में मरते हैं तब क्या होता है? जब भी अत्यधिक संख्या में मरते हैं तब इनकी कोशिका भित्तियां समुद्र तल पर एकत्रित होकर डाई एटमी मृदा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डाई एटमी मृदा। डाई एटमी मृदा को क्या बोलते हो ब्यूटी? लिखकर बताओ। पहले तो मैं डाई एटमेशियस अर्थ लिख देता हूं। वह इसका दूसरा नाम है कीसल गुहर। कीसल गुहर बनाती हैं। अब ये जो डाई एटमी मृदा होती है ये कणकीय होती है, कण होते हैं उसमें। तो उसका उपयोग किस में होता है? ये देखो, डाई एटमी मृदा कणिकामय माने ग्रिटी होने के कारण उसका उपयोग किस किस में किया जाता है? नंबर 1, दिलखुश सैनी ने लिखा है वास स्थान। नहीं बेटा दिलखुश, इसको कीसलगढ़ कहते हैं, ठीक है, कीसल गुहर। तो उसका उपयोग नंबर 1 धातु की सतहों को चमकाने या पॉलिश करने में उपयोग होता है। पहली बात, ठीक है, मेटल की सरफेसेस को पॉलिश करने में। वेरी गुड, वेरी गुड दिलखुश, वेरी गुड, होता है। दूसरा इसका उपयोग है तेल या सिरप के
निस्यंदन में, छानने में, निस्यंदन माने फिल्ट्रेशन में। तो ये इसके डायएटमी मृदा के दो उपयोग हैं। अब ज्यादातर जो ये क्राइसोफाइट्स होते हैं ये कैसे होते हैं? ये होते हैं प्रकाश संश्लेषी। ये अपना भोजन खुद से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? खुद से। तो मैंने यहां पर लिखा है अधिकांश क्राइसोफाइट्स प्रकाश संश्लेषी होते हैं। अब जब ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं तो इनमें हमें लिखना पड़ेगा इसके प्रमुख वर्णक कौन कौन से होते हैं। इसके प्रमुख वर्णक होते हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, बीटा कैरोटीन्स और डाइडिनोजेंथिन। तो वर्णक कौन कौन से हैं इसमें? वर्णक हैं क्लोरोफिल माने पर्णहरिम ए, फिर क्लोरोफिल बी, फिर बीटा कैरोटीन्स व डाइडिनोजेंथिन। ये आपको याद रखना है, डाइडिनोजेंथिन जो इनको सुनहरे भूरे रंग देती हैं। ठीक है। अब जो डाई एटम्स हैं उनको समुद्र के प्रमुख उत्पादक बोला गया है। क्या बोला गया है? प्रमुख उत्पादक। डाई एटम्स समुद्रों के प्रमुख उत्पादक माने चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसमें स्टार बना रहा हूं। ये प्रमुख उत्पादक होते हैं। तो अब तक ये आपने पढ़ा, ये जो पिगमेंट्स हैं, वर्णक हैं, ये याद रखने जरूरी हैं। एक बार आपके कमेंट्स देखें। ठीक है। अब बात करते हैं इसमें संचित भोज्य पदार्थों की। जो इसमें संग्रहित भोज्य पदार्थ होता है वो क्या होता है? संग्रहित भोज्य पदार्थ वो होता है इसमें तेल माने ऑयल, और होता है क्राइसो लैमिनेरिन, और एक और होता है ल्यूकोसिन। ये जो ल्यूकोसिन होता है ना, ये वास्तव में क्या होता है? ये होता है ग्लूकैन। तो ये एक तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है इसके बारे में, वो है जनन। तो जब हम जनन की बात करते हैं तो अलैंगिक जनन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? वो होता है द्विविभाजन। जैसे जीवाणु में पढ़ा था, कोशिका पहले तो डीएनए टूट जाता है केंद्रक, फिर कोशिका द्रव्य विभाजन हो जाता है। तो अलैंगिक जनन द्विविभाजन माने बाइनरी फिशन द्वारा होता है।
ठीक है, और 2 समान पुत्री कोशिकाएं प्राप्त हो जाती हैं। अब क्या इसमें लैंगिक जनन पाया जाता है? इसमें लैंगिक जनन बिल्कुल पाया जाता है। तो यहां पर हम लिख रहे हैं लैंगिक जनन युग्मक संलयन, मतलब युग्मक बनते हैं प्रॉपर, माने गैमीटिक फ्यूजन द्वारा होता है। गैमीटिक फ्यूजन के द्वारा लैंगिक जनन होता है। अब मैं आपको, जैसे डाई एटम्स और डेस्मिड, सुनहरे शैवाल, तो इसके वर्ग हैं, उसका एक उदाहरण का मैं डायग्राम आपको बनाकर बताता हूं। तो ये डायग्राम इस तरीके से बनता है। ये जो है, ये है एक डाई एटम, और इस डाई एटम का क्या नाम है? इसका नाम है नेविक्यूला। आप नाम याद भी ना करें तब भी आपको पता होना चाहिए कि डाई एटम ऐसे दिखाई देते हैं। तो ये मैंने डायग्राम क्यों बनाया है कि डाई एटम्स का अर्थ है, डाई माने 2, एटम्स इनटू अणु, एटम्स माने अणु, तो डाई एटम्स का अर्थ है 2 बराबर भागों में बांटने वाला। तो इसकी संरचना इस प्रकार होती है, ऐसे लगता है साबुनदानी की तरह, ये ऊपर का ढक्कन, ये नीचे का ढक्कन। तो इनकी कोशिका भित्ति दो भागों में इस प्रकार फंसती हैं, मतलब बंद होती हैं, इस प्रकार फंस जाती हैं जैसे एक साबुनदानी या साबुन की डिबिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, साबुनदानी माने सोप बॉक्स। इस पे मैंने टिक लगा दिया, ये आपको ध्यान रखना है। और आखिरी में हमें देखना है इसके उदाहरण। इसके उदाहरण हैं डाई एटम्स प्लस डेस्मिड्स। डेस्मिड्स माने गोल्डन एल्गी, सुनहरे शैवाल। ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। और ये था हमारा नंबर 1 क्राइसोफाइट्स। तो क्राइसोफाइट्स हम यहां पर कर चुके हैं। अब आता है हमारा नंबर 2, जिसको हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं डायनोफ्लैजलेट्स। क्या कहते हैं? नंबर 2 डायनोफ्लैजलेट्स।
अब बेटा डायनोफ्लैजलेट का मतलब क्या है? डाई माने टू, एनो मतलब अलग अलग, फ्लैजलेट मतलब कशाभिका। तो डायनोफ्लैजलेट्स का मतलब होता है कि जिसमें दो अलग अलग आकार की कशाभिकाएं अलग अलग स्थान से निकल रही हैं। जैसे इसमें एक कशाभिका मैं सफ़ेद रंग से बना दे रहा हूँ, एक कशाभिका निकल रही है ये, और दूसरी देखो पीछे से जा रही है, और ये आ रही है। एक छोटी है, एक लंबी है। फिलहाल मैं इसका जो डायग्राम है वो आपको अपने हाथ से बनाकर दिखाऊंगा। ये मुख्यतः समुद्री होते हैं और प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं। तो ये मुख्यतः समुद्री और प्रकाश संश्लेषी। पहली बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्लस ये जो हैं इनकी जो कोश, पहले इनकी ना कशाभिका की बात करते हैं। तो कशाभिका की बात करने के लिए इनमें दो कशाभिकाएं माने फ्लैजिला होती हैं। पहला पॉइंट, एक शीर्ष से उत्पन्न होती है, मतलब ऊपर टिप से उत्पन्न होती है, और ये कैसी होती है? लंबी। कैसी होती है? लंबी। और दूसरी कोशिका भित्ति के मध्य खांच से निकलती है। ये कैसी होती है? छोटी। अब मैं आपको बताता हूं ये कैसी, मतलब प्रॉपर डायग्राम क्या होता है। ये तो 3D डायग्राम है। ये ऐसे होता है बेटा, ये एक तो ये निकल गई, ये तो लंबी वाली हो गई, और एक निकलती है यहां बीच में से, ये छोटी वाली हो गई। ये दो फ्लैजिला इसमें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दो कशाभिकाओं का होना, दो कशाभिकाओं का अलग अलग स्थान से उत्पन्न होना, अलग अलग स्थान से उत्पन्न होना, और अलग अलग स्थान से उत्पन्न हो रहे हैं, और अलग अलग आकार का होना, अलग अलग आकार का होना, ये क्या कहलाता है बेटा? ये कहलाता है हेटेरोकॉन्ट फ्लैजिलेशन, माने विषम रूपी कशाभिकरण। माने हेटेरोकॉन्ट फ्लैजिलेशन। तो ये मैं आपको यहां पर इस डायग्राम से बताना चाह रहा था। ठीक है बच्चों? ठीक है, एक मिनट। तो ये हो गया आपका, ये दो कशाभिकाएं। अच्छा, ये जो कशाभिकाएं हैं ये कैसे चलती हैं? जैसे ऐसे चल रही हैं, फिर ऐसे आ रही हैं पीछे, फिर ये ऐसे हाथ मार रहा है, मतलब ये चला रहा है, फिर ऐसे आ रही हैं। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं ये कशाभ
लहराते हुए चाबुकों, लहराते हुए चाबुकों की भांति होती हैं। लहराते हुए चाबुक को अंग्रेजी में कहते हैं व्हर्लिंग विप्स। तो ये इसका कशाभिकाओं के बारे में है। अब बात करते हैं इसकी कोशिका भित्ति की। इसकी कोशिका भित्ति पर ना बेटा किसकी, सेलुलोज की कड़ी पट्टिकाएं होती हैं, कठोर पट्टिकाएं, और वो पट्टिकाएं ऐसे जमा होती हैं ताकि इस पर इस तरीके के डिज़ाइन बन सके। ये सेलुलोज की प्लेट्स हैं, पट्टिकाएं हैं, जो इसमें ऐसे डिज़ाइनदार रूप में जम जाती हैं ऐसे, और जब इस पे सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये चमचमाती हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे जब राजा महाराजा लड़ते थे तलवार से बचाने के लिए ढाल उपयोग होती थी ना, उस तरीके से। तो ये जो मैंने आपके लिए डायनोफ्लैजलेट बनाया है, इसका नाम है जिम्नोडियम। अब इसकी कोशिका भित्ति की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? कोशिका भित्ति की। तो सबसे पहले इनकी कोशिका भित्ति कड़ी सेलुलोज पट्टिकाओं माने स्टिफ सेल्यूलोसिक प्लेट्स द्वारा बनी होती है। और ये विभिन्न प्रकार के अलंकारों के रूप में दिखाई देती हैं। विभिन्न प्रकार के अलंकारों का मतलब पैटर्न्स या डिजाइन्स के रूप में स्थूलित रहती है। माने जमी रहती है, जम जाती है। तो अब क्या होता है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है, अतः इन्हें शस्त्रधारी प्रोटिस्ट माने आर्मर्ड प्रोटिस्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? शस्त्रधारी प्रोटिस्ट। हाँ ब्यूटी रॉय, आप लिख रही हो कि ये कैसे जमते हैं। जमते कैसे मतलब कोशिका भित्ति पे सेलुलोज, ये जो मैंने दिखाया है, इस तरीके से डिजाइन्स के रूप में जमते जाते हैं। ठीक है, तो ये
बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको बताई है। प्लस अब इसमें क्या होता है कि जब ये बहुत ज़्यादा जनन करते हैं तो अत्यधिक जनन करने पर, मतलब जब इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसको आप क्या कह सकते हैं, जनसंख्या विस्फोट। जब इनमें जनसंख्या विस्फोट होता है तो लाल लहरें दिखाई देती हैं। क्या देती हैं? लाल लहरें या लाल तरंगे। लाल तरंगे किसमें? समुद्र में। समुद्र में लाल तरंगे माने रेड टाइड्स उत्पन्न होती हैं। जबकि मैंने आपको कल की क्लास में साइनोबैक्टीरिया बताया था, तो साइनोबैक्टीरिया से तो लाल सागर पूरा ही लाल दिखाई देता है, और वो क्या था? ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। लेकिन इससे जिम्नोडीनियम से लाल वो दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी बोलिए, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं। अब ये प्रकाश संश्लेषी तो होते हैं, तो प्रकाश संश्लेषी के बाद हम हमेशा क्या करते थे? हम लिखते थे इनके वर्णक। तो इसमें जो प्रमुख वर्णक पाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पर्णहरिम ए, क्लोरोफिल ए, दूसरा क्लोरोफिल बी, अल्फा कैरोटीन्स। ये आपको याद होने चाहिए। अल्फा कैरोटीन्स भी इसमें पाया जाता है, और दूसरे पाए जाते हैं ज़ेंथोफिल्स। इन्हीं वर्णकों के कारण ये अलग अलग रंग के दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? अलग अलग रंग के कारण ये लाल, गुलाबी, नारंगी, पीले आदि रंगों के दिखाई देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अलग अलग रंगों के दिखाई देते हैं, और इनको शस्त्रधारी प्रोटिस्ट माने आर्मर्ड प्रोटिस्ट कहा जाता है। ये सेक्सी टॉक्सिन्स नामक विष भी उत्पन्न करते हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले अच्छा, हमने बात की थी इसकी कोशिका भित्ति की, बात की थी हमने। हाँ, जो कोशिका भित्ति थी वो कड़ी सेलुलोज पट्टिकाओं द्वारा निर्मित होती थी, और इस कोशिका, याद है आपको, क्राइसोफाइट्स में कोशिका भित्ति को हम कहते थे फ्रस्ट्यूल। यहां पर हम इसकी कोशिका भित्ति को कहते हैं थीका। थीका कहलाती है। ठीक है, ये पॉइंट मैं बताना भूल गया था। अब ये मैंने आपको बताया था, एक जो इनकी कशाभिका होती है वो लंबवत तरीके से शीट से निकलती है, और एक अनुदैर्ध्य रूप से खांच के बीच में से निकलती है। ये ज़्यादातर कैसे होते हैं? ये ज़्यादातर समुद्री जलीय होते हैं और प्रकाश संश्लेषी होते हैं। वर्णक आपको सारे पता ही चल गए हैं। ठीक है, अब इनका जो संग्रहित भोज्य पदार्थ है, संग्रहित
भोज्य पदार्थ वो क्या है? इनका संग्रहित भोज्य पदार्थ है तेल तथा कार्बोहाइड्रेट्स। तेल तथा कार्बोहाइड्रेट्स इसमें पाए जाते हैं। हाँ बोलो राम, क्या पूछ रहे हो? सर एनसीईआरटी में ये लिखी हैं चीज़ें, लेकिन बहुत छोटी। हाँ बेटा, तभी तो आपको समझाया जा रहा है बिल्कुल एक एक चीज़, ठीक है। अब इसके अंदर एक असंकुचनशील रसधानी पाई जाती है, ठीक है। असंकुचनशील रसधानी उपस्थित। असंकुचनशील रसधानी का मतलब है नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इसमें एक नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है बेटा, और उसका नाम होता है पिस्यूल। इसका नाम है पिस्यूल। और ये क्या करता है इसके अंदर? ये इसको तैरने में और परासरण नियंत्रण में सहायता करता है। तैरने में व परासरण नियंत्रण में सहायक, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। अब इसमें भी जो अलैंगिक जनन है वो कैसे होता है? कोशिका विभाजन के द्वारा। अलैंगिक जनन कोशिका विभाजन द्वारा। दूसरी चीज, लैंगिक जनन प्रायः अनुपस्थित। इसमें लैंगिक जनन प्रायः अनुपस्थित होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखने की है। और दूसरी चीज थी, एक होता है इसमें गोनियालॉक्स। तो ये मैं कुछ स्टार पॉइंट्स लिख रहा हूं। गोनियालॉक्स क्या करता है? ये जल में सेक्सी टॉक्सिन्स नामक विष स्त्रावित करता है, जिससे मछलियां व अन्य समुद्री जीव मर जाते हैं। और मैं आपको बता देता हूं, इसको एक चीज कहते हैं PSP, माने पैरालाइटिक शेलफिश पॉइजनिंग। मतलब जो कवचयुक्त शेल फिश होती हैं, जो मछलियां होती हैं, वो इस विषाक्तता के कारण वो या तो मर जाती हैं, मूर्छित हो जाती हैं, उनको लकवा मार जाता है, पैरालिसिस हो जाती है, ठीक है। एक और चीज़ मुझे आपको बतानी थी कि ये आपको पता है कि ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, है ना। और
इनका मैंने रिजर्व फूड मटेरियल लिख दिया। हाँ, तेल प्लस कार्बोहाइड्रेट। और एक चीज़ है मैंने आपको बताई थी कि ये अलग अलग रंगों के होते हैं, शस्त्रधारी प्रोटिस्ट हम इन्हें कहते हैं। और एक चीज़ थी हाँ, एक इसका उदाहरण है नॉक्टिलुका। जैसे जुगनू होते हैं ना, नॉक्टिलुका को अग्नि शैवाल माने फायर एल्गी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? कारण क्योंकि ये रात में समुद्र में चमकते हैं। याद है आपको, रात को जुगनू भी चमकते हैं इस वजह से। ठीक है, तो अब है आपका ये पूरा हुआ नंबर 2, डायनोफ्लैजिलेट्स। अब मुझे लगता है कि हमने प्रोटिस्टा और उसके वर्गीकरण, सामान्य लक्षण पढ़ लिए, क्राइसोफाइट्स पढ़ लिया, डायनोफ्लैजिलेट्स पढ़ लिए। अब अवंपक कवक ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हम अभी पढ़ेंगे यूग्लिनॉइड्स। ठीक है, ये हम फिर अब हम इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा खिचड़ी पक जाएगी, तो नंबर 3 हम पढ़ लेते हैं यूग्लिनॉइड्स। अब यूग्लिनॉइड्स नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या होगा। इसका उदाहरण होगा यूग्लिना, ये जो बना हुआ है। हमारे भारत के ज़्यादातर जलाशयों में जो यूग्लिना की जो जाति पाई जाती है वो है यूग्लिना विरिडिस। क्या है बेटा? यूग्लिना विरिडिस। इसमें से अधिकांश स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। अधिकांश स्वच्छ जल व रुके हुए जल, ठहरे हुए जल, रुके हुए जल में उपस्थित। जैसे तालाब हो गया, पानी के गड्ढे हो गए, इन सब में रुके हुए, मतलब बहते हुए जल में नहीं पाए जाते, रुके हुए पाए जाते हैं। ये गति कैसे करते हैं? ये गति करते हैं कशाभिका के द्वारा। कशाभिकाओं मतलब फ्लैजिला के द्वारा गमन। अब ये जो इसमें कशाभिकाएं होती हैं, ये 2 होती हैं, 2। एक लंबी और दूसरी छोटी। अब इस डायग्राम में आप देखिए, इस डायग्राम में ये एक कशाभिका शुरू हो रही है, यहां ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे। और दूसरी देखो ऐसे शुरू हो रही है और वो उन्होंने पीछे की तरफ डाल दी डायग्राम में, ये ऐसे आ रही है। तो कशाभिकाएं इसमें 2 होती हैं। इसका मतलब, और दोनों अलग अलग जगह से उत्पन्न हो रही हैं और अलग अलग आकार की हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं विषम रूपी
कशाभिकरण माने हेटेरोकॉन्ट फ्लैजिलेशन। ठीक है, ये पॉइंट आपका डायनोफ्लैजिलेट्स की तरह सेम हो जाएगा। इसमें ना कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोशिका भित्ति अनुपस्थित, लेकिन उसके स्थान पर एक परत पाई जाती है जो प्रोटीन से निर्मित होती है, जिसे पेलिकल कहते हैं। अनुपस्थित परंतु एक पेलिकल प्रोटीन द्वारा निर्मित परत उपस्थित होती है जो इसकी काया को लचीला बनाती है, जो इसकी काया को लचीला बनाती है, ऐसे, ताकि वो ऐसे मूव कर सके, गति कर सके। काया को लचीला माने इलास्टिक बनाती है। जल्दी बोलिए, समझ में आ रहा है? अब ये जो है ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं। प्रकाश संश्लेषी। अब अगर ये प्रकाश संश्लेषी हैं तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसके वर्णक उच्च पादपों के समान होते हैं। वर्णक उच्च पादपों के समान। तो उच्च पादपों के समान वर्णक कैसे होंगे? देखो, सबसे पहले क्लोरोफिल ए, फिर क्लोरोफिल बी, फिर बीटा कैरोटीन्स और फिर ज़ेंथोफिल्स। समझ में आया? ज़ेंथोफिल्स। अब एक बहुत जरूरी बात, जब सूर्य का प्रकाश उपस्थित होता है, ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जब सूर्य का प्रकाश उपस्थित होता है तो ये क्या होते हैं? प्रकाश स्वपोषी, माने फोटो ऑटोट्रॉप्स। लेकिन जब सूर्य का प्रकाश अनुपस्थित होता है, की अनुपस्थिति में, जब सूर्य का प्रकाश होता है अनुपस्थित, तब क्या होता है? तब ये जो आपको पता है प्लवक पानी पे तैरते हैं, उनका भक्षण करते हैं। प्लवकों का भक्षण करते हैं। तो यहां पर वो कैसे हो गए? परपोषी, माने हीट्रोट्रॉप्स। इसलिए इनकी पोषण विधि को क्या कहेंगे? इनकी पोषण विधि को कहते हैं मिश्र पोषी। पोषण विधि है मिश्र पोषी, माने
मिक्सोट्रॉप्स। और आपको पता है युग्लिना, युग्लिना को क्या कहा जाता है? युग्लिना को कहा जाता है जंतुओं और पादपों की संयोजी कड़ी। युग्लिना है जंतुओं व पादपों की संयोजी कड़ी। संयोजी कड़ी क्या होती है? इसको हम कहते हैं कनेक्टिंग लिंक। इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, ये जंतु लक्षण है, लेकिन कशाभिका द्वारा चलता है तो जंतु लक्षण है। प्रकाश संश्लेषण करता है, पादप लक्षण है। प्लवकों को खाता है, जंतु समलक्षण है। तो ये संयोजी कड़ी है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, इसका संग्रहित भोज्य पदार्थ। संग्रहित भोज्य पदार्थ वो क्या है? वो है पैरामाइलम। पैरामाइलम एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है, इसको हम कहते हैं बीटा 1,3 ग्लूकैन, और ल्यूकोजिन को कहते थे अल्फा 1,3 ग्लूकैन, बाई चांस कोई पूछे तो ये इसका संग्रहित भोज्य पदार्थ है। अब इसमें एक संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है। संकुचनशील रिक्तिका उपस्थित, जो परासरण नियंत्रण में सहायता करती है। जो परासरण नियंत्रण में सहायता करती है। हाँ या ना? जल्दी बोलिए, चीजें समझ में आ रही हैं आप लोगों को या नहीं आ रही हैं? ठीक है, अब इसके बाद इसमें थोड़ी सी जनन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो नंबर 1, अलैंगिक जनन माने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बेटा, जब हम ऐसे किसी चीज को काटते हैं उसे कहते हैं अनुदैर्घ्य, और ऐसे काटते हैं तो कहते हैं अनुप्रस्थ। तो ये किसके द्वारा होता है? अनुदैर्घ्य द्विविभाजन माने लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन द्वारा। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन के द्वारा कैसे? वो देखिए ऐसे। एक युग्लिना ऐसे होती है, ये इसकी एक कशाभिका, ये इसकी दूसरी कशाभिका, और इधर होता है केंद्रक। तो सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होगा और कशाभिकीय क्षेत्र का विभाजन होगा इस तरीके से। केंद्रक के 2 टुकड़े हो गए और कशाभिकीय क्षेत्र के भी टुकड़े हो गए। अब क्या होगा? इस अनुदैर्घ्य अक्ष पर से ये टूट जाएगा।
अनुदैर्ध्य अक्ष है ये, इस अनुदैर्ध्य अक्ष पर ये ऐसे टूट जाएगा दो पुत्री कोशिकाओं में। ये है मातृ या जनक कोशिका। सबसे पहला हो रहा है कशाभिकीय क्षेत्र का विभाजन, कशाभिकीय क्षेत्र का विभाजन और केंद्रक विभाजन, केंद्रक विभाजन जिसको हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, जिसको हम के से दिखाते हैं। और अब हो जाएगा कोशिका द्रव्य विभाजन। कोशिका द्रव्य विभाजन जिसे हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस, और जिसको हम लिखते हैं CK के द्वारा। किसके द्वारा? CK के द्वारा। और हमें मिल जाती हैं दो पुत्री कोशिकाएं। तो ये है अलैंगिक जनन। अब इनमें जो आपकी ये यूग्लिनॉइड्स है, इसमें लैंगिक जनन प्रायः उपस्थित नहीं होता है। तो ये है आपका यूग्लिना। और अगर आपको चाहे, आप लिखना चाहते हो कि अपने देश में ज़्यादातर जलाशयों में क्या होता है, यूग्लिना विरिडिस, तो मैं यहाँ उदाहरण लिख देता हूँ। यूग्लिना विरिडिस प्रजाति ज़्यादातर अपने देश के तालाबों में और इन सब में पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें जो वर्णक होते हैं वो आपके उच्च पादपों के समान होते हैं, हायर प्लांट्स के। तो ये हो गया आपका क्या, यूग्लिनॉइड्स। तो अगर अभी हम अवंपक कवक शुरू करेंगे तो वो ख़त्म नहीं कर पाएंगे। तो हमारा अवंपक कवक आज जो ये है ये रह गया है। ये अवंपक कवक हम कल की क्लास में करेंगे बेटा, ठीक है, ये कल की क्लास में करेंगे अवंपक कवक। अब फटाफट देखते हैं मैं आपके लिए आज का क्या क्वेश्चन लेकर आया हूं, और वो क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से कितने लक्षण एक यूग्लिनॉइड में पाए जाते हैं। यूग्लिनॉइड में पूछा है, माने यूग्लिना में, और ये हम अभी अभी करके चुके हैं। तो पेलिकल, पेलिकल क्या होती है, प्रोटीन रिच परत। तो क्या पेलिकल पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है। प्लाज्मिड, प्लाज्मिड प्रोटिस्टा में पाए नहीं जाते, प्लाज्मिड मोनेरा में पाए जाते हैं, जीवाणुओं में, तो गलत हो गया। कोशिका भित्ति इसमें नहीं पाई जाती, क्योंकि कोशिका भित्ति आपकी डायटम्स में पाई जाती है, आपके क्राइसोफाइट्स में पाई जाती है, लेकिन यूग्लिनॉइड्स में नहीं पाई जाती। कशाभिका, कशाभिका होती है बिल्कुल, और दो दो कशाभिकाएं होती हैं, एक लंबी होती है एक छोटी होती है, और इसको हम क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं, जल्दी बोलो, हेट्रोकॉन्ट कशाभिकरण। फिर दो केंद्रक, दो केंद्रक भी इसमें नहीं पाए जाते, इसमें एक ही केंद्रक पाया जाता है। दो केंद्रक पाए जाते हैं पैरामीशियम में, जो एक प्रोटिस्ट है जिसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। और पक्षमाभिका माने सीलिया, ये पाया जाता है पैरामीशियम में। ठीक है, तो पेलिकल एक और कशाभिका दो, तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, माने 2। तो बेटा आज की क्लास में
आपने प्रोटिस्टा जगत शुरू किया और हमने पढ़ा प्रोटिस्ट कैसे होते हैं, इनकी सीमाएं निर्धारित नहीं होती हैं। फिर हमने पढ़ा प्रोटिस्टा का वर्गीकरण कि ये पादप जैसे होते हैं और पादपों जैसे में 3 होते हैं, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनॉइड, जो हमने आज तीनों पढ़ लिए हैं। अब कल की क्लास में हम पढ़ेंगे कवक जैसे, मतलब अवंपक कवक, और जंतु जैसे माने प्रोटोजोआ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, इनको रिवाइज कीजिए, फिर एनसीईआरटी से पढ़िए और आज की डीएस से करिएगा। ठीक है बेटा, डीएसए में 1-2 क्वेश्चन उससे भी हैं अवंपक कवक से, वो आप कल कर लीजिएगा। ठीक है, आज बहुत जल्दी पढ़ाऊंगा तो आपकी चीज़ें कम समझ में आएगी, तो हम आराम आराम से लिखकर एक एक चीज़ कर रहे हैं विद वेल लेबल्ड डायग्राम्स। ठीक है बेटा, अच्छे से पढ़िए और डाउट्स पूछते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कर, तब तक के लिए